बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 की हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली अभी आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है हिस्ट्री का, इससे संबंधित इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको आपके ऑफिशियल एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, शुरुआत करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जैसा कि हमेशा करता हूं। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे रहेंगे इनके लिए भी यहाँ पे आंसर जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आप इजीली इनको रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। टाइमिंग देखिए हमारी 3 घंटे की रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल यहाँ पे रहने वाले हैं 80। अब देखो, सबसे पहले जो समान निर्देश होते हैं आपको अपने हर एक सब्जेक्ट के पढ़ने चाहिए। इससे आपको क्वेश्चन पेपर का मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कैसा आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो आप खुश हो जाओ कि आपको यहाँ पे आंतरिक विकल्प मिलने वाले हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 8-8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 3 होते हैं, तो 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल जाएगी। एक 3 नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसमें एक आपको चॉइस मिल जाएगी, यानी कि चॉइसेस आपको मिलने वाले हैं। खुश हो जाए। ठीक है, वेल अब देखो खंड का जो रहेगा इसमें हमारे टोटल 20 क्वेश्चन होंगे वास्तुनिष्ठ, जिसमें से 17 क्वेश्चन जो है वो तो रहेंगे एमसीक्यू और 3 क्वेश्चन जो है वो रहेंगे वन वर्ड वाले। ठीक है, खंड खा जो है इसमें एक ही क्वेश्चन रहेगा, बेसिकली 3 मार्क्स का स्रोत था। और खंड गा जो है मतलब 22 से लेके 25 तक, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के। फिर खंड घ आ जाता है, ये 26 से 28, केवल एक सेक्शन और 3 क्वेश्चन, कितने मार्क्स कैरी करे यहाँ पे 24। तो खंड घ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 2 में चॉइस मिलेगी आपको। खंड चा क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, मैप बेस्ड, 6 मार्क्स के इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका पेपर का पैटर्न हो गया। अब एक चीज और बता देता हूँ, देखो बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर को हम 2 पार्ट में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पे आपका जो खंड का है और खंड खा खंड गए, यानी कि ये तीनों जो है ना, इन तीनों को हम इस पार्ट नंबर 1 में अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए जरूरी ये है कि हम हर एक चीज को अच्छे से समझें। फिर यहाँ पे जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन, शोध आधारित और मैप वाले, इसको भी कर लेंगे। यानी कि जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पार्ट 1 की वीडियो है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 2 की। ठीक है, तो पार्ट 2 का लिंक बच्चों आपको यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूंगा, यहाँ से आप देख लेना, या फिर 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उसको चेक कर लेना। अदरवाइज चैनल पे जाके विजिट कर लेना, आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम बिना देरी करते हुए इस पार्ट नंबर 1 के। चलिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली यहाँ से इनको रीड आउट कर सकते हैं। अब देखिए सेक्शन नंबर ए हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, खंड का है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखो इसमें 17 क्वेश्चन कैसे हैं, एमसीक्यू हैं। तो जो भी बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, इस प्रीमियर के सेशन में जुड़ चुके हैं, वो क्या करेंगे, आंसर अपना करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने पढ़ दिया, ऑप्शन भी बता दिए, तो अब आप अपनी तरफ से जो आंसर हो सकता है ये बताएं, ताकि इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका इंटेक्ट भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, और हाँ वैसे ये लाइव तो नहीं होगी, बट हाँ ये जरूर है कि मैं प्रीमियर में ऑनलाइन रहूंगा, तो आपके हर एक क्वेश्चन का जो भी जवाब होगा मैं देता जाऊंगा, तो आप सभी जो है क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना देरी करते। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप सभी जो है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। देखिए हिंदी में मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली यहाँ से नीचे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर कौन है। आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, फ्रांसीसी बुकानन या फिर मैकेंजी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको जो भी इसका राइट आंसर लगता है आप लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देखिए वैसे यहाँ पे मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मैकेंजी की। तो मैकेंजी कौन है, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, जिसने हम्पी के मतलब कि भग्ना अवशेष ये अस्तित्व में लाए थे। फ्रांसीसी बुकानन ये पहाड़िया लोगों के बारे में लिखता था, संथालों के बारे में लिखता था, इस तरीके से। जॉन मार्शल इन्होंने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की थी 1924 में। तो एक ही ऑप्शन बचा है भारतीय पुरातत्व के जनक का, वो है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखो मैंने आपको चारों ही जो व्यक्ति हैं इससे संबंधित थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी, तो इससे आपको ना याद रहेगा कि हाँ ये व्यक्ति कौन था, ये व्यक्ति कौन था, ऐसे। ठीक है, तो याद रखना। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये है वन वर्ड का, मैंने आपको बताया था वन वर्ड के हमारे 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, विश्व का सबसे लंबा एवं साहित्यिक ग्रंथ महाकाव्य हिंदू धर्म में पंचम वेद के रूप में माना जाता है। देखो क्या बताना है हमें, विश्व का सबसे लंबा
एक साहित्यिक ग्रंथ है, ये एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। हिंदू धर्म में इसे महापंचम वेद माना जाता है। तो ये किसकी ओर इशारा करता है? तो राइट आंसर क्या है बच्चों इसका? ये इशारा करता है महाभारत की तरफ। ठीक है, सिंपल सा आंसर आपका ये हो जाएगा। वेल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? दो क्वेश्चन है, पहले किसने की थी, फिर कब हुई थी। ठीक है, तो देखो आपके ऑप्शन है 1336 कृष्णदेवराय, 1365 हरिहर और बुक्का, 1336 हरिहर और बुक्का, 1365 कृष्णदेवराय। तो हमें पता है कृष्णदेवराय दूसरे वंश के शासन होते हैं जिसने इस पे बेसिकली राज किया हुआ होता है। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन बचते हैं, 1365 या फिर 36 में। तो 1365 में तो कृष्णदेवराय आते हैं। ठीक है, वेल एक सेकेंड, यहाँ पे इसका राइट आंसर आप बताएंगे सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे आ जाइए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखो सिंपल सा, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। वह परंपरा जिसमें विष्णु भगवान को महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, वो कौन सी यहाँ पे परंपरा है जिसमें विष्णु जो गॉड है इनको इंपॉर्टेंस दी जाती है? शैव, जैन, बौद्ध या फिर वैष्णव? तो देखो विष्णु से संबंधित है तो सिंपल सी बात होगी, कौन सी परंपरा हो जाएगी? वैष्णव परंपरा। वहीं अगर ये पूछा जाता कि जो शिव भगवान से संबंधित है उसको क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं यहाँ पे शैव। वहीं अगर ये कहते हैं कि जिसमें जो जैन साध्वी व्रत वगैरह इसकी बात आ जाती है तो वो जैन आ जाते हैं। ठीक है, विश्व अनित्य वगैरह है, इस तरीके से ब्राह्मणीवादी का आलोचना वगैरह, तो ये बुद्ध आ जाते हैं इस तरीके। तो मतलब हर एक क्वेश्चन का ना कुछ इंटरलिंकिंग है, हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन का, याद रखने से। ठीक है, तो फोर्थ का आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा जो है वो डी हो जाएगा, वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से हमारा एक यहाँ पे आ चुका है वन वर्ड वाला। देखिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण दरगाह किसकी है जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो कौन सी वो दरगाह? वो दरगाह है बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, याद रहेगा। चलिए अब आ जाता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि इब्न बतूता के चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना किस के वृत्तांत से की गई? देखा आपने कितना अंदर से डीपली क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता ने चीन के विषय में, भारत के विषय में भी नहीं, भारत के विषय में होता तो हम एक टाइप को थोड़ा सोच भी लेते, लेकिन चीन के विषय में पूछी गई है। तो चीन के विषय में उसका जो वृत्तांत है उसकी तुलना किस व्यक्ति के वृत्तांत से की गई है? आपके ऑप्शन है बर्नियर, मार्को पोलो, फाशियन या फिर इब्न बतूता। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बात करेगा चीन के विषय में तो बर्नियर तो नहीं होगा ये। ठीक है, इब्न बतूता बिल्कुल नहीं होगा। अब बचते हैं दो, एक है मार्को पोलो, एक है फाशियन। तो मार्को पोलो का संबंध है बेसिकली बच्चों बर्नियर से। ठीक है, तो बचा कौन सा? फाशियन। फाशियन का संबंध है जो उसने चंडालों के बारे में कहा था कि कतार बजा के चलना पड़ता है ताकि लोग इससे दूषित होने से बचें, ये कुछ वाक्य कहा था इसने। तो यहाँ पे अब आप कहोगे सर ऑप्शन तो सारे गलत हो गए। नहीं, मार्को पोलो का यहाँ पे जो लिंक है वो बर्नियर से भी है और इब्न बतूता से भी है। ठीक है, तो इब्न बतूता के चीन के विषय में वृत्तांत की तुलना की गई है मार्को पोलो से। ठीक है, इतने याद रखेंगे अब आप सभी। मैं आपको थोड़ा सा पे कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब आप समझ गए होंगे, है ना। वेल देखिए इंग्लिश में देखेंगे आपका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि गुरु नानक ने अपने किस अनुयायी को बाबा गुरु पद पर आसीन किया था? तो आप सभी बताएंगे कि गुरु नानक ने अपने बाद अपने गुरु पद पे किस अपने अनुयायी को आसीन किया था? आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, आपके ऑप्शन है अर्जुन देव, अंगद या फिर महावीर। अब ये जो चारों व्यक्ति है ना, इनका आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। देखो गुरु गोविंद सिंह जी कौन है? तो ये सिखों के 10वें गुरु हैं। कौन? सिखों के 10वें गुरु। अर्जुन देव कौन है? तो इन्होंने कबीर जी की वाणी, गुरु नानक, बाबा फरीद, ऐसे कई और भी व्यक्ति थे, उनकी वाणी को एक ग्रंथ में संकलित किया था। उसे क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ साहिब। और इसको पूर्ण रूप से हम क्या कहते थे? गुरुवाणी कहते थे। तो अर्जुन देव जी का ये मतलब हो गया। महावीर तो आपको पता है जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर होते हैं वो महावीर होते हैं। इनसे पहले 23 तीर्थंकर आ चुके होते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन अब हमारा बच जाता है गुरु नानक के बारे में, वो है ऑप्शन नंबर सी कि गुरु नानक ने अपने अनुयायी पद पर किसको आसीन किया था बच्चों? अंगद को। ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमारा टाइम बेशक से थोड़ा कंज्यूम हो रहा होगा, बट इतना मुझे याद है, इतना मुझे पक्का पता है कि जो मैं आपको इन व्यक्तियों के संबंध में नॉलेज देता जा रहा हूँ ना, तो इससे आपको कुछ और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
आप जो यहाँ पे मैं बताता जा रहा हूँ बस उसे ध्यान से सुनिए, इसीलिए मैं फेस कैम वीडियो बनाता हूँ ताकि बच्चे ध्यान से सुने इस चीज को, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें बताना है अबुल फजल की आईने अकबरी। तो आपको याद रखना आईने अकबरी किसने लिखी है, अबुल फजल ने। बेसिकली 5 साल इसको लगे थे इसको पूरा करने में और 5 बार इसको संशोधित भी किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी कई कमियां हैं। जैसे कि जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई, यानी कि जो भी आंकड़े वगैरह लिए जाते थे मुगल साम्राज्य के मुगल प्रांतों से, उसमें जोड़ने में ना कई गलतियां हैं, कई कम है, ज्यादा है, भाग गुणा, इस तरीके से गलतियां हैं उसमें। ठीक है। नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोगी की भूल है। देखो आईने अकबरी बेसिकली हमें पता है अकबरनामा की तीसरी जिल्द है, तो जब इसकी नकल की जा रही थी अकबरनामा की तीसरी जिल्द के रूप में आईने अकबरी की, तो इनके हालांकि मान लेते हैं चलो अबुल फजल के द्वारा गलती नहीं हुई होगी, लेकिन इनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा गलती हो गई होगी। ठीक है। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए थे, यानी कि हर एक सूबे से, हर एक परगना से एक ही जैसे आंकड़े नहीं मिले, क्योंकि कहीं पे जमींदारों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, तो कहीं पे जमींदारों के बारे में जानकारी है ही नहीं, वहां पे लोग कैसे रहते, कर कितना देते थे इसकी जानकारी ही नहीं है। तो ऐसे में क्या है, ये सभी इसकी कमियां हैं। अब देखो पता है क्या होगा, इन तीनों को ही ना क्वेश्चन में पूछ लेगा कि क्या कमी है, तो इन तीनों ही मार्क्स को लिख दोगे, आपको तीनों मार्क्स मिल जाएंगे। तो एमसीक्यू भी आपका कंप्लीट हो गया और आपका यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहता हूं हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ। आ जाइए, अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ पॉइंट दिए जाएंगे, अब इनको आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल के बारे में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर सही विकल्प का चयन करना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल के बारे में आइए समझते हैं क्या क्या कहना है। सबसे पहला कि संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक जो ग्रंथ इनकी रचना शुरू की। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में संस्कृत में ब्राह्मणों के द्वारा धर्मशास्त्र धर्मसूत्र इनकी रचना शुरुआत की गई। बिल्कुल ठीक। सेकंड है आरंभिक राज्य और नगरों का उदय होता है, यानी कि जो महाजनपद वगैरह होते हैं इन सभी का उदय इसी टाइम हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक। तीसरा है लोहे का उपयोग इस काल में बहुत ज्यादा देखने को मिला था, साथ ही साथ सिक्के जो थे मोस्टली सोने के सिक्के वो भी इसी टाइम डलवाए गए थे, इसी टाइम उनका विकास भी ज्यादा हुआ था। वेल ये भी ठीक है। अगला है बौद्ध तथा जैन धर्म ग्रंथों का केवल उर्दू भाषा में विकास हुआ। ये गलत है भाई, ये गलत है कि बौद्ध तथा जैन धर्म ग्रंथों का जो विकास है वो केवल उर्दू भाषा में किया गया, ये गलत है, क्योंकि उर्दू भाषा में नहीं कई भाषाओं में यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे जिसमें पहला दूसरा तीसरा सही होगा, देखते हैं। ठीक है, पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है, पहला दूसरा तीसरा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे अगर पूछा जाए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल का जो कथन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप ये 3 पॉइंट लिख देना और इसमें भी लिख देना कि केवल विकास हुआ था, ये उर्दू हटा देना, तो आपके 3 मार्क्स से एक क्वेश्चन ये भी रेडी हो गया, है ना। तो देख लो आप ना कि किस तरीके से हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, है ना। वेल क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा, ये यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 1780 के दशक में भागलपुर के किस व्यक्ति ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की थी। ठीक है, सिंपल सा क्या बताना है, पहाड़िया लोगों के संबंध में ये कहानी है कि 1780 के दशक में भागलपुर के एक व्यक्ति थे जिन्होंने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की थी। उन व्यक्ति का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है फ्रांसिस बुकानन, बिल्कुल नहीं। ऑगस्ट क्यूलेट, हाँ ये हो सकता है। लॉर्ड कॉर्नवेलिस या फिर कॉर्नवालिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी गेट आउट हो चुके हैं, तो बचते हैं 2, ऑगस्ट क्यूलेट या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा तब तक आप मुझे ये बताओ 5वीं रिपोर्ट जो थी वो किस समिति के द्वारा बनाई गई थी। कौन सा ऑप्शन, क्या बोलेंगे इसको, प्रवर समिति के। ठीक है, तो हाँ इसका राइट आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 10 का राइट है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। 1780 के दशक में भागलपुर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ऑगस्टस क्लीवलैंड, इन्होंने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 1565 में राक्षसी तागड़ियान की जो तालीकोटा का युद्ध होता है ये किनके मध्य आपको देखने को मिला। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे क्या क्या चीज आपको समझ में आ गई। सबसे पहले तो जो राक्षसी तागड़ी है ये युद्ध कब होता है, तो 1565 में होता है। इसको अन्य नाम से किससे जानते हैं, तो तालीकोटा का युद्ध नाम से भी जानते हैं। अब पूछा गया किनके मध्य हुआ था, तो आप सभी को पता होगा इसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा इसकी रियासतें आपस में मिलकर युद्ध कर रही थी विजयनगर साम्राज्य के शासक के खिलाफ। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो सी हमारा राइट हो जाएगा। देख रहे हो आप कितनी चीज समझ में आई। पहले तो राक्षसी तागड़ी जो है इसका अन्य नाम क्या है, तालीकोटा, कब हुआ था 1565 में।
कितने किन किन के बीच हुआ था, तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, इन सभी। 3-4 चीजें एक ही क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको। आ जाइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 की बात करते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी? देखो यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सही ना दिखे, बट इंग्लिश में पढ़ोगे ना आर्कियोलॉजी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन हिंदी में आपको कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है M.N. राव, अलेक्जेंडर कनिंघम, मैकेंजी या फिर S.N. तो आपको पता होगा जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी तो उन्हीं के विचार को और ज्यादा मतलब उनको होता है कटाक्ष करने के लिए इन्होंने लिखी थी S.N. राव। इन्होंने कहा था जॉन मार्शल ने जिस टाइम पीरियड की बात की हड़प्पा सभ्यता, वो एक्चुअल में उससे 3000 साल पहले की बात है, ठीक है, जो कि इन्होंने अपनी इस किताब में कही थी। सिंपल। तो आपको ये भी पता हो गया किसके विरुद्ध ये बात किसके लिए कही गई थी, किताब में क्या कहा गया है ना। आगे 13 की बात कर लेते हैं। चोल, चेर, पांडे ऐसे जो सरदारों था, इनका उदय भारत के किस भाग में हुआ था? यानी कि चोल, चेर, पांडे ऐसे सरदारियां सरदार जो थे, इनका उदय भारत के किस भाग में होता है? दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से किस भाग में हुआ था बच्चों इनका उदय? इनका उदय हुआ था दक्षिणी भारत में, ठीक है। हमें पता है विजयनगर साम्राज्य के संबंध में भी ये होते हैं और भी अन्य जो है उसके। अब यहाँ पे आ जाता है बच्चों मिलान के बारे में। चलिए अब यहाँ पे मिलान करेंगे, एकदम बहुत ही सिंपल सा मिलान है, आप सभी को आता भी होगा। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मण बेसिकली यज्ञ करते हैं और वेदों की शिक्षा दिलवाते हैं। क्षत्रिय क्या करते हैं? तो क्षत्रिय जो है वो न्याय करते हैं और लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वैश्य क्या करते हैं? ये कृषि तथा व्यापार करते हैं। और शुद्ध जो है वो तीनों वर्णों की सेवा करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे पहले का दूसरा, दूसरे का नहीं, पहले का तीसरा कहाँ पे है, ये रहा, और दूसरे का डी, हाँ ठीक है, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। आप इस तरीके से इन वर्णों को याद रखना, आ सकते हैं क्वेश्चन ये इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, आप मिलान कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 आ जाता है। त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ है? बौद्ध ग्रंथ के, बौद्ध धर्म के संबंध में त्रिपिटक जो है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और भी एक और नाम याद नहीं आ रहा, तो इन पिटक का ये जो त्रिपिटक है इसका मतलब क्या है? 3 कटोरियां, 7 कटोरियां, 3 टोकरियां या फिर 7 कटोरियां, बताएंगे सभी क्या है त्रिपिटक शब्द का अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ है बच्चों इसका 3 टोकरियां, ठीक है, 3 टोकरियां। वेल क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अब इसमें आपको जो है फ्रांसवा बर्नियर के बारे में कुछ कथन दिए गए, इन पे विचार करें। चलिए विचार करते हैं। देखो फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला एक व्यक्ति था, जो कि एक चिकित्सक भी था, एक राजनीतिज्ञ भी था, एक दार्शनिक भी था और एक इतिहासकार भी था, ठीक है। यह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था, जैसे कि बाकी सभी आए। बर्नियर का जो ग्रंथ है वो है ट्रेवल्स इन दी मुगल अंपायर। वेल बिल्कुल ठीक है। तो आपको फ्रांसवा बर्नियर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई ना इजीली तरीके से। सम्राट बाबर के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में आया था। चौथा वाला गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि बाबर नहीं होगा इसका है, वो होगा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है वैसे, तो एक बार बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके कि सम्राट बाबर की जगह कौन से व्यक्ति का नाम आएगा जिसका पुत्र था दारा शिकोह, इसके चिकित्सक के रूप में फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था मुगल काल के दौरान, ठीक है। बताएंगे एक बात सभी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है एकदम से अभी से ना, कभी कभी उतर जाते हैं नाम नहीं याद से, ठीक है। तो पहले यहाँ पे इतना तो पता है कि आपका चौथा वाला गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा, तीसरा ये राइट हो जाएगा। आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे कि यहाँ पे सम्राट बाबर की जगह क्या आना चाहिए, ठीक है। बताएंगे, अगर वीडियो के बीच में कहीं याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 16 आ जाता है, इंग्लिश में देखोगे तो ये फोर्थ गलत है, ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। अब देखिए अगला है, अकबर ने डैश को यह हुक्म दिया कि जहां तक हो सके कोशिश करे कि नकद मिले एवं फसलों में भुगतान का विकल्प खुला रहे। यानी कि अकबर ने किस व्यक्ति को हुक्म दिया कि जहां तक हो सके आप कर्ज जो है, पैसा जो है वो नकद में लो, ठीक है, नकद यानी कि मोहरों में लो, लेकिन अगर कोई नकद नहीं दे पाता है तो फसलों का भुगतान भी अपने पास खुला रखो। तो ये कथन किसने कहा, किसको कहा है बेसिकली? अमीर गुलजार को, दीवान को, अमर नायक या फिर कौटिल्य को? देखो कौटिल्य जो है इन्होंने अर्थशास्त्र की किताब लिखी है जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में, कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं, तो अर्थशास्त्र की किताब से हम मौर्य साम्राज्य के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को अच्छे समझ पाते हैं। अमर नायक ये विजयनगर साम्राज्य के सैनिक कमांडर होते हैं। दीवान तो ये मुगल साम्राज्य में
बेसिकली एक प्रशासनिक तंत्र बनाया जाता है कर को वसूलने के लिए। तो ये हर एक चीज को उसका लेखा जोखा रखता है, यानी कि इन तीनों का संबंध तो इससे है नहीं। तो सिंपल सा आ जाता है अमीर गुजार। अकबर अमीर गुजार को कहता है कि जहां तक हो सके नगद में पैसा लो, अगर नहीं मिलता तो हाँ फसल का ऑप्शन खुला रखो, सिंपल। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी मिल गई। वेल, क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि मतलब क्वेश्चन है आंसर तो अभी आपको पता चलेगा, क्वेश्चन समझो पहले। जोतदार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनके 3 सही है, जोतदार के बारे में 1 गलत है। देखो, बड़े बड़े किसान होते थे जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि के टुकड़े होते थे, ये जमींदारों के अधीन कार्य करते थे। अपने खेतों में गांव के लोगों से कृषि में कार्य करवाया करते थे। काश्तकारों और गरीबों को ये लोग उधार भी दिया करते थे। तो आपने एक चीज नोटिस की, जब इनके पास बड़े बड़े मतलब ये बड़े किसान है, बड़े बड़े भूमि है, तो ये जमींदारों के अधीन कार्य क्यों करेंगे? सिंपल सी बात है, कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मीराबाई जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब आपको मीरा जी के बारे में 3 कथन अच्छे समझ में आएंगे, मतलब चारों ही समझ में आ जाएंगे, गलत जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो, सबसे सबसे पहला बेसिकली कि श्री कृष्ण ने मतलब मीरा जी ने श्री कृष्ण को अपना प्रेमी, अपना पति मानकर उनकी भक्ति की थी। तो ये क्या है? ये जो है ए वाला पार्ट, दैट इज राइट। उसके बाद इन्होंने पति की आज्ञा, माँ और पत्नी के परंपरागत दायित्व, यानी कि पति की आज्ञा नहीं मानती थी, माँ के जो परंपरागत जो दायित्व थे इनको नहीं समझा, और ना ही तो पत्नी के परंपरागत दायित्व, यानी कि घर में रहो, खाना बनाओ, चौका चूल्हा करो, घूंघट करो, ससुर से ऐसा फलाना ढिमकाना, तो इन्होंने नहीं माना इस चीज। ठीक है, ती है मीरा जी के गुरु रैदास थे जो कि एक संत थे। ठीक है, मीराबाई जी जब इन दायित्व को मना करने से मतलब करने से मना कर दी थी, तो इनको इनके ससुराल वालों द्वारा बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं तरीके से टॉर्चर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ऐसा मतलब एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि इनको मजबूरी में वहां से भागना ही पड़ता है। यानी कि वो चाहती थी कि मैं सिर्फ अपने कृष्ण के प्रति अपनी सारी भक्ति, अपनी सारा जीवन समर्पण कर दूंगी, लेकिन वो चाहते थे कि नहीं, तुम्हें अपने फैमिली में ध्यान लगाना हो। तो नई नई जमाओं को निकल आई। तो मीरा जी राजभवन से निकलकर भागने में सफल हो जाती हैं और एक घुमक्कड़ गायिका बन जाती है। तो इसमें 3 ऑप्शन हमारे ठीक हैं, ये 3। अब देखो, इन्होंने कहा कि मीरा जी के गुरु रैदास थे। गुरु का नाम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक संत थे, ये गलत है। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन सी गलत है। अब ये भी समझ लो, ये गुरु थे कौन? तो ये एक जाति से क्या थे? चरमकार थे, यानी कि चमड़े का काम करने वाले व्यक्ति थे, जिनसे इन्होंने अपना गुरु चुना था। ठीक है, ऑप्शन सी इज दी राइट। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है बच्चों। इसमें हमें बताना है, अशोक ने बुद्ध के जो अवशेष थे, ठीक है, अशोक के द्वारा बुद्ध के अवशेष के हर एक हिस्से पर महत्वपूर्ण शहर में बांट कर, यानी कि हर एक महत्वपूर्ण जगह पर उनको बांट दिया, एवं फिर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। तो ये कथन जो है वो किस ग्रंथ के बारे में? उस ग्रंथ का नाम है बच्चों अशोका वदान। क्या नाम है? अशोका वदान। ठीक है, वेल, क्वेश्चन पेपर का हमारा जो पार्ट नंबर ए था खंड का, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। तो एक बार जो भी बच्चे लाइव सेशन में, जो भी बाद में वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि जो यहाँ तक अभी हमने 20 क्वेश्चन समझे हैं आपको अच्छे समझ में आए हैं या नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड की है ताकि आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो और आप इजीली हर एक चीज को समझ भी पाओ। ठीक है, वेल, चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। अगला आ जाता है सेक्शन नंबर बच्चों बी, स्रोत आधारित क्वेश्चन। देखिए क्या है, आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़ना है और फिर इसके उत्तर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है 5वीं रिपोर्ट से उद्धर, यानी कि आपका जो चैप्टर 10 है उपनिवेशवाद और देहात है शायद, हाँ उससे लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जमींदार की हालत और जमींदार की जो नीलामी है इसके बारे में 5वीं रिपोर्ट है, और कुछ यहाँ पे जो है वो डाटा दिया गया है। तो इस डाटा को ही हमें थोड़ा ध्यान से समझना। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, मैं सीधा आपको क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। ठीक है, देखो, उपरोक्त उदाहरण में किस समस्या को बताया गया? तो सिंपल सा अभी हमने देखा था कि इसमें जमींदारों की हालत और जमीनों की नीलामी के बारे में ये 5वीं रिपोर्ट दर्शाई गई। ठीक है, आगे है, वर्ष 2013 के अनुसार बिक्री के लिए विज्ञापित जमीन की निर्धारित राशि क्या थी? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 1203 की बात की गई है ना, 1203 कहाँ पे आपको दिख रहा है? 1200 ये रहा, कितनी है? हाँ, 28,070 सॉरी 28 लाख है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 28,70,61। ठीक है, देखेंगे ये रहा राशि कितनी रही, 28,70,61। पांचवी रिपोर्ट किसका आधार बनी? पांचवी रिपोर्ट बेसिकली भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो कैसा चल रहा है, इसके बारे में ब्रिटिश संसद में, ध्यान से समझना, किसका आधार बनी? भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये भारत में कैसे राज कर रही है, कैसे नियम कार्य कानून है, तो इस बारे में ब्रिटिश संसद में एक गंभीर वाद विवाद का ये कारण बनी थी, सिंपल सा। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन रहेगा सेक्शन नंबर बी में, 3 मार्क्स का, एक मार्क्स से आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में देख सकते हैं फ्रॉम दी फिफ्थ रिपोर्ट, इस तरीके से आप इसके आंसर को मैनेज कर देंगे। ठीक है, अगला आ जाता है बच्चों सेक्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझिए, सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। ग्रामीण समुदाय में, एक सेकंड, हाँ, ग्रामीण समुदाय में जाति पंचायत का विश्लेषण की। ठीक है, आइए विश्लेषण करते हैं। देखो चॉइस आपको पहले ही मिल गई है, आइए समझते हैं। तो ग्रामीण समुदाय में जाति पंचायत, आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे सबसे पहला तो ग्राम पंचायत के अलावा हर एक गांव में हर एक जाति की अपनी अपनी जाति पंचायत होती है। कोई राजपूताना, कोई प्रजापति, कोई अन्य जाति का है, सबकी अपनी अपनी एक अलग जाति की जो पंचायत है वो आपको देखने को मिलेगी मुगल काल की। ठीक है, समाज में ये पंचायतें बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी एक गांव के अलग अलग जाति के लेवल पे। ठीक है, ये जमीन से जुड़ी दावेदारी, यानी कि एक जाति के अंदर जमीन से जुड़ी जो दावेदारियां होती हैं, यानी कि मसले होते हैं, बेसिकली कोई कहता है ये मेरी जमीन है, नहीं ये मेरी जमीन है, बंटवारे को लेकर विवाद हो गया, तो उन सभी को ये सुलझाती थी। यह तय करती थी कि जो शादियां हैं, जो विवाह हैं, जो मैरिजेस हैं, वो बेसिकली एक जाति के अंदर ही हो, जाति के जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग हो। तो ये हर एक शादियों में जाया करते थे और ये निर्धारित करते थे कि हाँ शादी सही से हो रही है, सही जाति कुल में हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तहरीर देनी है, कि गांव का जब आयोजन किया जाता है किसी मेले का, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का, तो उसमें किस व्यक्ति को, किस खास व्यक्ति को किस लेवल पे रखना है, किसको ऊपर बिठाना है, किसको कहाँ बिठाना है, हर एक चीज को यही मैनेज करती है। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान की, तो राजस्थान में जाति पंचायतें जो है वो अलग अलग जातियों के लोगों के बीच में दीवानी जो झगड़े इनको निपटारा करते हैं, यानी कि केवल एक जाति की पंचायत, मतलब सॉरी अलग अलग जाति की पंचायतें, यहाँ पे राजस्थान की बात की गई, तो ये आपस में अपने जितने भी दीवानी झगड़े होते हैं इनको आपस में निपटा देते हैं, सिंपल सा। तो ग्रामीण समुदाय में जाति पंचायत इस बारे में लिख देंगे। अथवा में क्वेश्चन है बच्चों आपका ग्रामीण दस्तकारिता। दस्तकारिता का मतलब क्या है? जो कि कृषि के कार्य करने के अलावा अन्य कार्य करते हैं। ठीक है, आइए भी समझिएगा ध्यान से, देखो ग्रामीण दस्तकारी बेसिकली गांव में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में थे। बेसिकली टोटल मतलब जितने भी घर होते उसमें से 25% लोग जो थे वो इसी में कार्य करते थे। देखिए एक घर में यदि टोटल 10 लोग हैं तो 25 कितना हो जाएगा? ढाई बनेगा? नहीं यार, ढाई तो हम नहीं निकाल सकते इसका। ठीक है, वेल मान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल जो है कितना माने 12 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 25% कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 लोग जो है वो इस दस्तकारिता का काम करते हैं। अब समझिए कैसे। कई बार जो होता था हम किसानों के बारे में और दस्तकारों को जब एक साथ देखते हैं तो हम भाई ये समझ ही नहीं पाते कि तू किसान है भाई या तू दस्तकार है, क्योंकि कई बार जो दस्तकार था वो किसानी का कार्य कर रहा होता था और जो किसान है वो दस्तकारिता का कार्य कर रहा होता था। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि दस्तकारिता है क्या। बेसिकली दस्तकारिता का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे व्यक्ति जो इन कार्यों को करते थे, जैसे कि रंगरेजी कपड़ों पर रंगाई करना, कपड़ों पर छपाई करना, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना, उनकी मरम्मत करना। और जब भी इन लोगों के पास खाली टाइम होता था या फिर जब खेती से इन्हें फुर्सत मिल जाती थी, जैसे कि एक तो फसल की बुआई कर दी और उसके बाद कटाई जो है इसके बीच में कितना टाइम होता है? 3 से 4 महीने का। तो इस बीच में वो इन सभी कार्यों को करते थे, तो इसी को कहते हैं ग्रामीण दस्तकारी। ठीक है, अब इस ग्रामीण दस्तकारिता की अदायगी कैसे होती थी भाई? तो अदायगी ऐसे होती थी, आमतौर पर ये जो ग्रामीण दस्तकार जब अपनी सेवाएं देते थे लोगों को, तो लोग इन्हें क्या करते थे? अपनी फसल का एक छोटा सा हिस्सा दे देते थे। ठीक है, ऐसी जमीन या फिर एक तो हिस्सा दे देते थे या तो बातचीत कर लेते थे, हाँ भाई बताओ फसल लोगे या फिर जमीन लोगे? तो कोई लोग जमीन भी दे देते थे। कैसे जमीन? जो बेसिकली उपजाऊ तो है लेकिन वो उस पर कृषि कर नहीं पा रहे, तो उसे क्या करते थे ये लोग, लोगों को, दस्तकारों को अब उनकी सेवाएं देने के बदले में दे दिया करते। एक उदाहरण यहाँ पे बच्चों जजमानी व्यवस्था का। तो जजमानी व्यवस्था बेसिकली बंगाल में जमींदार एवं उनकी सेवाओं के बदले
लोहार, बढ़ई, सुनारों तक रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी दिया करते, ठीक है ना। इसलिए बंगाल में जमींदार जो थे वो इन दस्तकारिता के लोगों के बदले बदले में क्या करते थे, उन्हें जैसे कि लोहार, बढ़ई, सुनार, यहाँ तक कि रोज का भत्ता पाने वाले के लिए खाने के लिए ये खाना वगैरह दिया करते थे। तो ये एक मतलब कि जजमानी व्यवस्था भी, ठीक है। तो ग्रामीण दस्तकारिता क्या है, आप इजीली इन पॉइंट्स को यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। आधा घंटा हो चुका है, अभी टाइम लगेगा हमको कम से कम 20 मिनट और, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं। एनालाइज द कास्ट पंचायत इन दी रूरल कम्युनिटी। तो आइए समझ लीजिए कास्ट पंचायत इन रूरल कम्युनिटी, ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे। देन सेकंड आता है डिस्क्राइब रूरल हैंडीक्राफ्ट्स। तो क्या होते हैं रूरल हैंडीक्राफ्ट्स, इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट दिए हुए हैं 5, आप इनमें से कोई भी याद जरूर करें, ठीक। क्वेश्चन आता है 23rd, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में कृषि कैसी थी, इसके बारे में समझाना। तो बेसिकली कृषि से संबंधित जो हमको साक्ष्य मिलते हैं उसको यहाँ पे दर्शाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले बताएंगे हम यहाँ पे हलों के उपयोग के बारे में, ठीक है। हलों के उपयोग के हमें बेसिकली अब जो क्या कहते हैं अवशेष, तो नहीं अवशेष नहीं होगा, इसको बोलेंगे हाँ साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, बेसिकली चोलिस्तान और बनावली से हमें मिट्टी के जो हल हैं इनसे बने इसके साक्ष्य मिले हैं। बैलों का प्रयोग बेसिकली जब उत्खनन किया गया है तो मोहरों पर हमें वृषभ और एक सिंग वाला जो जानवर होता है इसके चित्र मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी संभवतः इनमें बैलों का और एक सिंग वाले जानवरों का उपयोग करते हैं। वैसे आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो के ऊपर जो बनी है, उसमें एक संगी जानवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं जानवर होता है उनका, ठीक है। दो फसलें उगाना, कालीबंगन और राजस्थान से हमें कुछ ऐसे खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत, जहां पे ये देखा गया है कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, यानी कि समकोण पर रेखाएं आपस में काट रही हैं, जो कि इस ओर इशारा करती हैं कि संभवतः यहाँ पे दो फसलें हुआ करती हैं, ठीक है। सिंचाई में नहरों का उपयोग बेसिकली हड़प्पा के अधिकांश स्थल होते हैं अर्ध शुष्क कि जहाँ पे वर्षा कम होती है। तो ऐसे में यहाँ पे कृषि के लिए सिंचाई जो थी वो नहरों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, या जो जलाशय बनाए जाते थे से की जाती थी, ठीक है। जैसे कि अफगानिस्तान की बात कर लेते तो हमें यहाँ से नहरों के अवशेष मिले हैं। धौलावीरा से बात कर लेते हैं भारत की, यहाँ पे जलाशय के हमें बहुत ज्यादा अवशेष देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं कटाई में औजारों का उपयोग। तो इसलिए कटाई में लकड़ी और पत्थर के बने जो औजार होते थे इन सभी का उपयोग हड़प्पावासी फसलों की कटाई के लिए किया करते थे, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 23rd भी समझ में आ गया होगा हड़प्पा सभ्यता की प्रौद्योगिकी के बारे में, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें देखेंगे डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो क्या क्या है, यूज ऑफ प्लॉज, यूज ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, ग्रोइंग टू क्रॉप्स, यूज द कैनल्स फॉर इरिगेशन, यूज ऑफ टूल्स इन हार्वेस्टिंग। सिंपल। ओके वेल देख लेते हैं। 24th की बात कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा होंगे। आपको पता है ब्राह्मण, संस्कृत, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र इन सभी के अनुसार केवल और केवल जो क्षत्रिय रहेंगे वही राजा बन सकते। अब आपको क्या करना है, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करना। अब कई बच्चे पता क्या है इस वर्ड को देखेंगे, आलोचनात्मक परीक्षण मतलब क्या करें, इस कथन की आलोचना करें या इसको बताएं, क्या करें समझ नहीं पाएंगे। सिंपल सा पता है क्या करना है, आपको यही बता देना है कि राजा हुआ करते थे क्षत्रिय में, बस सिंपल सा ये बता देना है। आप इस वर्ड को एक तरीके से भूल ही जाओ, सिंपल सा वो ना माइंड को इधर उधर घुमाने के लिए आपको लिख देते हैं ना। देखो बेसिकली ऐसा बताया जाता है कि शास्त्र के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, लेकिन वास्तव में कई शासक ऐसे थे जो कि अक्षत्रिय राजा थे। एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 जिसे जो कि थे मौर्य वंश के। तो मौर्य वंश जिन्होंने एक बहुत ही बड़े विशाल साम्राज्य पर तकरीबन बहुत सालों तक यहाँ पे शासन किया था। तो इनके जन्म को लेकर विवाद है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये कहते हैं कि मौर्य जो लोग थे जिन्होंने शासन किया भारत पे ये थे क्षत्रिय। बौद्ध ग्रंथ के लोग मानते हैं मौर्य क्षत्रिय थे, लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कहते हैं कि ये निम्न कुल की जाति के लोग हुआ करते थे। तो इनको लेकर विवाद है। दूसरा है सुंग व कब्र। बेसिकली ये अपने आप को मौर्यों का उत्तराधिकारी बताते हैं और ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, यानी कि
बताते तो हैं कि हम मौर्यों के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन मौर्य क्या थे? क्षत्रिय थे, ठीक है? और ये कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण है भाई। और इनका एक मानना था जो कि इम्पोर्टेंट है कि राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर एक व्यक्ति कर सकता है, यदि वो शक्तिशाली है, वो संसाधन जुटा सकता है, समर्थन जुटा सकता है। अगर आप ये सोचते हो कि आपको जो सत्ता है वो केवल इसी पे मिलेगी कि क्षत्रिय वंश के हो, अच्छा ठीक है सत्ता ले लो, ऐसा नहीं है। अगर आप इस लायक हो कि आप समर्थन जुटा सकते हो, लोगों का विश्वास जीत सकते हो, संसाधन ला सकते हो, आपके पास कुशलता है, तो आप शासन कर सकते हो। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या कहा था? अगर आप क्षत्रिय हो तो ही जा सकते हो, चाहे आपके पास कितनी ही समर्थन क्यों ना हो। अगर आप क्षत्रिय नहीं हो तो आप नहीं बन सकते। ये था। तीसरा था सातवाहन शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। इसलिए देखो, ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने अपने आप को एक अनूठा ब्राह्मण बताया और इन्होंने कहा कि हमने कई क्षत्रियों का हनन किया है, ठीक है? और ये भी कहा कि वो जो आपने देखा होगा कि मनुस्मृति में बेसिकली मनुस्मृति या फिर धर्मशास्त्र, बेसिकली इसमें क्या था? विवाह के 8 नियम प्रचलित थे, तो उसमें से 4 मतलब प्रचलित थे, लेकिन मेन जो थे वो 4 थे। अंतःविवाह, एक गोत्र के अंदर, बहिर्विवाह, गोत्र के बाहर, बहुपत्नी, एक से ज्यादा अधिक पत्नियां, बहुपति, एक से अधिक पति, ठीक है? तो ये क्या थे? ये मर्यादाएं चलती थी। लेकिन यहाँ पे ये जो व्यक्ति थी, इन्होंने क्या किया था? अंतर विवाह पद्धति का पालन किया था। हालांकि ब्राह्मणों का विरोध तो किया इन्होंने कि क्षत्रिय राजा हो सकते हैं, लेकिन एक चीज का उन्होंने पालन किया, अंतर विवाह के बारे में, ठीक है? फिर आए यहाँ पे शक शासक। तो शक शासक बेसिकली आए थे मध्य एशिया से। कुछ आरंभिक अभिलेखों के अनुसार यहाँ पे ये बताया जाता है कि प्रसिद्ध शासक राजा रुद्र दमन, ये इन्होंने भारत में सुदर्शन झील सरोवर का एक जीर्णोद्वार का निर्माण कराए गए थे। इससे ये पता चलता है कि ये जो मलेच्छ थे, यानी कि शक शासक थे, ये संस्कृत की परिपाटी से अवगत थे और इन्हें इस बारे में पता भी था। तो ये भी एक तरीके से क्षत्रियों के बारे में, ठीक है? तो मौर्य वंश, शुंग कव्ड़, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र और शक शासक, ये सभी आप इजीली याद कर लेंगे। इसमें देखेंगे critically examine the statement according to the scriptures only क्षत्रियस could be kings। ये केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते। तो किसके बारे में लिखेंगे? मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, शुंग एंड कव्ड़, सातवाहन रूलर गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी एंड शक रूलर्स। इस तरीके से आप इसको याद करें, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप ऐसे याद कर लेना इंग्लिश में। अब यहाँ पे 3 मार्क्स का अगला क्वेश्चन है, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। पार्ट 2 में बाकी अल-बिरूनी के जाति व्यवस्था के वर्णन को लिखिए। अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहा है, इसको आपको समझाना है। तो देखो, अल-बिरूनी जो था, इसने बेसिकली भारत में कई सारे वर्ण देखे। तो इस ये बताना चाहता था कि जैसी जाति व्यवस्था भारत में है, ऐसी ही जाति व्यवस्था और भी अन्य देशों में है, जैसे कि फारस, यानी कि जहां से ये आया था, अन्य देश। अब यहाँ पे ये बताया गया कि प्राचीन फारस में, यानी कि कहता है कि जैसी वर्ण व्यवस्था भारत में है 4 वर्णों की, ऐसी वर्ण व्यवस्था और भी देशों में, जैसे कि फारस। तो ये कहता है कि प्राचीन फारस में 4 वर्ग हुआ करते थे। घुड़सवार और शासक वर्ग हुआ करता था, भिक्षु और पुरोहित वर्ग हुआ करता था, वैज्ञानिक, चिकित्सक और खगोलशास्त्री वर्ग हुआ करता था, एक किसान और अन्य जो शिल्पकार हैं, इनका एक वर्ग हुआ करता था। लेकिन भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे, ठीक है? ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था की व्याख्या, मतलब कि यहाँ पे जो है, तो ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था जो है, इसको तो माना जाता है, ठीक है? लेकिन ये कहता है कि ब्राह्मणों ने ये जो कहा है ना कि अपवित्रता, यानी कि लोग जो है, जो लोग वैश्य शूद्र हैं, मतलब जो सबसे नीची जाति के हैं, वो अपवित्र हैं, तो उन्होंने इसे नहीं माना। अर्थात अल-बिरूनी कहता है कि चलो ठीक है, आपने ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था के बारे में जो कहा है वो ठीक है, लेकिन मैं इस बात को कतई नहीं मानूंगा कि अपवित्र लोग हैं, ठीक है, और वो कभी पवित्र हो नहीं सकते। उसने लिखा कि हर एक वो वस्तु जो अपवित्र हो रखी है, वो दोबारा से पवित्रता प्राप्त कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा है कि जाति व्यवस्था में अपवित्रता की अवधारणा जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। वो कहता है कि यदि कोई चीज एक बार अपवित्र हो जाती है, किसी से कोई, आप एक चीज देखो, अगर किसी से कोई गलत काम हो भी जाता है, कोई चोरी कर देता है, डकैती कर देता है, किसी को मार देता है, तो क्या वो दोबारा से उस पद पे नहीं चल सकता कि वो संभल जाए, या फिर आपने देखा, अच्छा अच्छा हमसे थे जी, ठीक है, डाल दिया जाए, इस तरीके से, है ना? तो ऐसे जो है ना, मतलब सिंपल सा है कि जो चीज एक बार अपवित्र हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि वो पवित्र नहीं हो सकते, वो हो जाएगी, ठीक है? जैसे होता है ना कि आपने कहानी सुनी होगी,
मतलब सुबह का भूला अगर शाम को हो जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो वो यही है कि ब्राह्मणों के अनुसार भूला अपवित्रता है, और जो अलबरूनी है वो क्या कहता है कि भूला ये अपवित्रता जो है अगर शाम को वापस आ जाता है तो ये अपवित्रता नहीं, ये पवित्र हो जाएगा, भूला सही बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कॉमेडी भी करनी चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए बेसिकली। तो अलबरूनी की जाति विस्तार के विवरण को आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 खत्म हो जाता है। मेंशन द कास्ट सिस्टम डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्बिरूनी, कास्ट सिस्टम डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्बिरूनी दैट इज लाइक दिस वन। ओके, नाउ अभी यहाँ पे आप देख लो क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन नंबर डी रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो है वो यहाँ पे 40 मिनट हो चुके हैं। अगली वीडियो जो आपकी ज्यादा नहीं बस 30 मिनट की बनेगी, जिसमें आप पूरे का पूरे क्वेश्चन पेपर को आसानी से समझ जाओ, ठीक है। ओके, तो आई होप आप सभी को आज का ये जो क्लास 12 हिस्ट्री के मिड टर्म का जो पेपर था, इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर, इसका पार्ट जो 1 है ये समझ में आ गया होगा। अब जो पार्ट 2 का लिंक रहेगा यहाँ पे दे दूंगा आई बटन में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। यदि आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। अदरवाइज अब से ठीक 2 से 3 घंटे में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी चैनल के पेज पे, या फिर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो आपको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे आप पहली बार आ चुके हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया है या नहीं। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। वेल, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।